हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हरियाणा जीके की सीरीज़ में। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं हमारे 251 क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। 2011 की अगर हम देखें जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हरियाणा में महिला जो साक्षरता प्रतिशत है वह कितना है, यानी कि जो लिटरेसी लेवल है अमंग फीमेल्स वो कितना है। तो हम बताएंगे कि वो लगभग कितना है, 65.94 के आसपास आपको मिलेगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा राज्य की टोटल अगर हम लिटरेसी लेवल की बात करें तो वो 75% के आसपास है, जबकि महिलाओं की जो लिटरेसी लेवल है वो लगभग कितनी है, 65% है। तथा पुरुषों की जो साक्षरता दर है यानी कि जो लिटरेसी लेवल है मेल्स का वो 84.06% है। तो देखिए ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम हरियाणा की बात करें ओवरऑल हरियाणा की तो वो 75 के अराउंड है। अगर हम सिर्फ मेल्स की बात करें तो वो 84 के अराउंड है, और यदि हम सिर्फ फीमेल्स की बात करें तो वह 65 के अराउंड है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंग अनुपात उच्चतम है। तो हम बताएंगे कि सबसे बढ़िया जो लिंग अनुपात है ना, चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो सबसे बढ़िया किस में है। तो हम बताएंगे कि वह मेवात में है और हिसार के अंदर सेकंड नंबर पे है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेवात अपना आंसर आएगा यहाँ पर कि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों का जो शहरी बाल लिंग अनुपात है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे उच्चतम प्रदर्शन किसने किया है, मेवात ने किया है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जन घनत्व जो है निम्नतम है, यानी कि सबसे कम जो डेंसिटी है, हम कहेंगे डेंसिटी देखिए क्या होती है कि एक एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पीपल रहते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं, डेंसिटी कह देते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो जनगणना 2011 हुई थी उसके हिसाब से सबसे कम डेंसिटी वाली जो जगह है वो कौन सी है। तो हम यहाँ पे बताएंगे सिरसा। सिरसा की क्या है, 303 है। उसके बाद भिवानी की 342 के आसपास है। जबकि सर्वाधिक जो जनसंख्या यानी कि जो डेंसिटी वाला जिला है वह कौन सा है, फरीदाबाद है, जिसकी देखिए 2000 तक पहुंच जाती है। गुड़गांव जो है, गुरुग्राम जो है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा क्या है डेंसिटी में देखने को मिलेगी। और वहीं सिरसा के अंदर, भिवानी के अंदर क्या है, बहुत ही कम डेंसिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, काफ़ी कम है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिरसा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर कितनी है, यानी कि बेसिकली एक डिकेड यानी कि 10 सालों के अंदर कितनी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है टोटल हरियाणा की पॉपुलेशन में। तो हम बताएंगे 19.9% के तकरीबन जो है हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि दर है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है, डिजिटल ग्रोथ रेट जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं, वो कितनी है, 19.9% तक है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार जो हरियाणा है वह पूरे भारत का तकरीबन 2.09% पॉपुलेशन अपने अंदर रखता है। और टोटल अगर हम नंबर की बात करें तो वह अराउंड 2.53 करोड़ है, यानी कि हरियाणा की ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जो साक्षरता दर है वह कितना है। देखिए अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हरियाणा का लिटरेसी लेवल है वो कितना है, 75 है। वहीं हमने पढ़ा फीमेल का कितना है, 65 है। वहीं हमने पढ़ा कि भाई मेल का कितना है, 84 है। तो हम बता देंगे 75.55% क्या है, लिटरेसी लेवल है पूरे ओवरऑल हरियाणा का। ये सभी क्या है, देखिए कितने बार ये अलग अलग पेपर में आ चुके हैं, मंडी सुपरवाइजर में और ये वाइल्ड लाइफ गार्ड में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं कि हरियाणा की जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल है वह कितनी है, 75.55% है। ठीक है, इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुष की कितनी है और महिला की भी यहाँ पर देखिए लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है वह कितनी है। तो हमें पता है कि हाँ लगभग 2.53 करोड़ के आसपास है। तो 253 कहाँ किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है हमें, तो हमें इस ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2.53 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना आंसर कर दिया। तो 2.53 अपना आंसर आ गया। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो वास्तविक जनसंख्या है वो लगभग 2.53 करोड़ के आसपास है, जिसमें पुरुषों की संख्या जो है वो 1 इतनी है, और जिसमें कि आप ये पढ़ सकते हो, एक बार मोटा मोटा देख सकते हो कि महिला की संख्या कितनी है। अगर हम बात करें जो हरियाणा का जो सेक्स रेशो है उसकी कितनी है, तो हमने इसके लिए ट्रिक याद करी थी कि हमें 7 लिखना है पहले, फिर उसके आगे 8 और फिर उसके पीछे 9। तो ये क्या है, ओवरऑल हरियाणा की क्या है, डेंसिटी सेक्स रेशो है। और डेंसिटी भी हमने देखी कि सबसे कम कहाँ पर है, सिरसा में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फरीदाबाद में। अगर हम साइज़ की बात करें तो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फरीदाबाद है, और सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सिरसा है। राइट,
चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, चैप्टर की ओर। क्वेश्चन हमारे पास अगला आता है, हरियाणा का जो घनी जनसंख्या वाला ज़िला है कौन सा। तो बेसिकली हम बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो घनी जनसंख्या वाला ज़िला है वह फरीदाबाद है, जहाँ पर क्या है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए फरीदाबाद यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे ज़्यादा लोग फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन एरिया वाइज देखिए कितना छोटा ज़िला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते का अर्थ क्या हो गया कि जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक छोटे से एरिया में रहते हैं, और वहीं इसका एरिया देखिए कितना छोटा है। ठीक है, पॉपुलेशन में नंबर 1 और एरिया में सबसे नीचे। तो ये है फरीदाबाद की कहानी। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा राज्य का जो ओवरऑल अगर हम बात करें ना डेंसिटी, जैसे हमने देखा फरीदाबाद में 2442 है, सिरसा में 300 के आसपास है। ऑन एंड ओवरऑल अगर हम बात करें एवरेज क्या है हरियाणा की डेंसिटी का, तो हमें पता होना चाहिए 573। ऑन एन एवरेज 573 व्यक्ति जो है वह हरियाणा के पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो हरियाणा का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है, देखिए अब यहाँ पर आ जाता है कि मेल सेक्स रेशो क्या होता है और फीमेल सेक्स रेशो के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मेल और फीमेल का बीच में हमें बताना है। और एक सेकेंड, यहाँ पे हम बेसिकली अर्बन और रूरल के बारे में बताना है। देखिए सेक्स रेशो हमें पता है कि कितने मेल्स पर कितनी फीमेल्स रहती हैं, ये होता है सेक्स रेशो। इसके अंदर हमने अब और बताना है कि अर्बन के अंदर क्या है और रूरल के अंदर क्या कहानी है इस बीच में। तो दिए गए विकल्प है कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो हरियाणा का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वह कितना है, 882 है, और वहीं शहरी लिंग अनुपात कितना है, 873 है। तो जनगणना के आधार पर हरियाणा में जो लिंग अनुपात है वह कितना है, 879 है, जो कि हमने देखिए अभी पढ़ा ऊपर 879 है ना। ये देखिए ये क्या है, ओवरऑल हरियाणा का एवरेज बताया हुआ है कि 873 है। वहीं अब से हमसे पूछ लिया गया है कि भाई तुम बता दो रूरल और अर्बन का क्या हाल है। तो हमने बता दिया कि भाई रूरल के अंदर तो 889 है और अर्बन के अंदर कितना है, 873 है। ठीक है, अर्बन के अंदर कितना है, 873 है, यानी कि शहरी और ग्रामीण अलग अलग भी यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन में कि ग्रामीण कौन सा है, 882 है, और शहरी कौन सा है, 873 है। अगला प्रश्न आता है अपने पास, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो हरियाणा की जो क्रूड जेंडर रेट है, यानी कि जो क्रूड बर्थ, बेसिकली यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में, क्रूड बर्थ रेट पूछा गया हरियाणा का, और पूछा गया है यहाँ पर क्रूड डेथ रेट। तो हमें बताना है यहाँ पर इन सभी के बारे में। तो हम बताएंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा क्रूड बर्थ रेट है, यानी कि एक साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, पर पॉपुलेशन, उसको हम लोग क्रूड बर्थ रेट कह देते हैं। डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ द डेथ्स इन द एरिया। और यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें क्रूड जन्म दर की, तो वह 21.3% के आसपास है, और वहीं अगर हम बात करें मृत्यु दर की तो वह 6.3% है। ठीक है, तो देखिए ये सारे 3 के मल्टीपल्स आपको दिखेंगे, 3, 21, 6, 3। तो ये क्या हो गया, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लीजिएगा। क्रूड बर्थ रेट कितना है, 21 के आसपास है, और जो क्रूड मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वह 6.3 के आसपास है। अगला चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जो साक्षरता का प्रतिशत है, देखिए फिर से वही प्रश्न है कि अभी हमने पढ़ा था लगभग 75% के आसपास है, कि जो लिटरेसी लेवल है ओवरऑल हरियाणा का वह कितना है, 75.55% है, जिसमें पुरुष का कितना है, 84% है, और महिला का कितना है, 65.94% है। हरियाणा के अंदर जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि की प्रवृत्ति हमें देखी गई है, यानी कि आजकल जो है पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी शिक्षा का जो है प्रमोशन किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 2.53 क्या है करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, अगला चलते हैं, हरियाणा में जो 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्र में निवासरत है, यानी कि कितने लोग जो है हरियाणा के वो गाँव में रहते हैं और कितने लोग जो शहर में रहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि मोस्टली जो लोग हैं ना हरियाणा के वह शहर में रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, 65.12% है, यानी कि वही परसेंटेज आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो परसेंटेज फीमेल लिटरेसी लेवल का है वही परसेंटेज किसका है, हमारे ग्रामीण पॉपुलेशन का है, जो कि 65% के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें जो ग्रामीण जनसंख्या के अलावा जो शहरी जनसंख्या आती है वो तकरीबन 34.88% है। ठीक है, तो इसको आप 100 में से भी माइनस कर सकते हो। अगर आपको ग्रामीण पता चल गई तो आप अर्बन अपने आप निकाल सकते हो 100 में से माइनस करके, तो अपना आंसर क्या आएगा, 34.88% के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी सीरीज़ है कि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2.53% है। ठीक है,
और अपने पास ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 65.12% और शहरी जनसंख्या कितनी है 34.88% है। हरियाणा की जो कुल प्रजनन दर है वह कितना है 2.3 है और हरियाणा का जो कुल जनसंख्या घनत्व है वह 573 वर्ग है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया है 573 वर्ग है। इसके अलावा ये भी आप याद कर लीजिएगा कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR जिसे हम कह देते हैं, कुल प्रजनन दर वह कितना है 2.3 है। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर 2011 जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन दर जो है वह 2.3 है। हरियाणा राज्य की जो कुल प्रजनन दर है यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वह वर्ष 2011 के अनुसार कितनी है 2.3 है, जबकि जो नवीनतम आंकड़ा 2015 के तहत घटकर राष्ट्रीय औसत के बराबर 2.2 तक आ गई है। अगर हम लेटेस्ट बात करें 2011 के बाद में कुछ ऐसी सर्च वगैरह की गई तो उसके हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2.3 नहीं रहा बल्कि 2.2 आ गया है, जो कि हम कह सकते हैं कि इंडिया की औसत के एवरेज के बराबर है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वह कितनी है 573 है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से क्या है ज़्यादा है। तो हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि भाई अच्छा हरियाणा का तो डेंसिटी कितनी है 573 है, तो क्या बता सकते हो कि इंडिया की क्या डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हम बताएंगे कि इंडिया की लगभग कितनी है 382 है। ठीक है, महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो हम बताएंगे कि जो महिला साक्षरता दर है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए गुरुग्राम, जिसे हम लोग साइबर सिटी कहते हैं, सबसे ज़्यादा हाईटेक सिटी हम लोग कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो वहाँ की जो जिले की महिलाएं हैं वहाँ का लिटरेसी लेवल क्या है बहुत ज़्यादा है। जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो साक्षरता है 75.5% है, जिसमें पुरुष साक्षरता देखिए दोबारा से आ गया 84 है। ठीक है, और महिला साक्षरता कितना है 65% के आसपास है। और यही रेट हमने पढ़ा था कि ये क्या है ग्रामीण पॉपुलेशन का रेट है। गुरुग्राम 84 एवं पंचकुला 81.88 सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। अच्छा, अब ये देखिए मान लो यहाँ पर गुरुग्राम ना लिखकर मान लो पंचकुला यहाँ पर अपना ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या आ जाता है पंचकुला, तब आप क्या मार्क करते हैं अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद, पंचकुला। तो हम मार्क करते क्या चीज़ पंचकुला, क्योंकि हरियाणा में गुरुग्राम के बाद पंचकुला ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको फीमेल लिटरेसी लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, महिला साक्षरता दर गुरुग्राम के बाद पंचकुला के जिले के अंदर है। ठीक है, कितना है 84 है गुरुग्राम में और 81 है पंचकुला में। अब हमारा होता है टॉपिक चेंज और अब हम करेंगे सवाल चंडीगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अलग टॉपिक के नए सवाल पे। तो ये हमारे पास की जो पंजाब उच्च न्यायालय है, पंजाब हाई कोर्ट की जो सीट है चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान जो है रखी गई थी या हम कह सकते हैं आई थी। ठीक है, तो हम बताएंगे 1955 के अंदर। देखिए 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ जो है उसमें रखी गई थी, जो स्थानांतरित है वह की गई थी। ठीक है, तो हमने बताया कि जो पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ है वह 1955 के दौरान जो है वह स्थानांतरित करी गई थी। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसके द्वारा 1966 के अंदर जो है चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम के दौरान पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया था। हालांकि जो उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट की मुख्य सीट है वह कहाँ पर रखी गई है चंडीगढ़ में। सो चंडीगढ़ में मतलब जो पंजाब हाई कोर्ट है उसकी सीट चंडीगढ़ में, मतलब उसको कहाँ कब जो है चंडीगढ़ में बिठा दिया गया था आराम से बढ़िया तरीके से, तो 1955 के अंदर बिठा दिया गया था। हमने और भी देखा था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, राइट, जिसमें हमने शाह कमीशन के बारे में और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये है अपने पास यहाँ पे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने किया, यानी कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसका जो डिज़ाइन है वो किसने किया है। तो हम बताएंगे उसका डिज़ाइन किया है अपने ली कर्बूसियर ने। ठीक है, सो ली कर्बूसियर जो है उसने जो है ली कर्बूसियर ने जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का पूरा डिज़ाइन किया है। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया था, यानी कि स्मोकिंग फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया था। तो हम बताएंगे 2007 के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा के चंडीगढ़ को 15 जुलाई 2007 के अंदर जो है भारत का पहला देखिए फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं इंडिया में पहली बार किसी जगह को अगर हम लोग कहेंगे धूम्र रहित घोषित किया गया तो वह कौन है, चंडीगढ़। और कब किया गया, 2007 के अंदर किया गया। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया था। तो हम बताएंगे कि जो चंडीगढ़ है ना उसके अंदर हरियाणा का एक जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन स्थित है, जो कि कब बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 1967 में ये बनाया गया था। इसकी जो स्थापना है चंडीगढ़ के पहले प्रशासक
शासक या हम लोग कह सकते हैं जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं ना यहाँ पर, उसने करवाई थी और उसका नाम क्या है, MS रंधावा, MS रंधावा। तो जब ये पूछ सकते हैं कि कब बनी है ये पार्क, तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसने बनाई है, तो हम लिख देते हैं, याद कर लेते हैं, MS रंधावा ने, ठीक है, गुरु रंधावा नहीं, MS रंधावा, ठीक है। अगला चलते हैं हम, चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था, किसने डिज़ाइन किया था, तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ली कर्बूजियर ने ये जो है चंडीगढ़ का डिज़ाइन किया था। जो ली कर्बूजियर को चंडीगढ़ के डिज़ाइन का कार्यवर्ष 1950 में सौंपा गया था। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन भारत के चंडीगढ़ शहर में 30 एकड़ में बना हुआ गुलाब के फूलों का एक बहुत सुंदर बगीचा है। इस बगीचे में आपको अलग अलग प्रकार के गुलाब देखने को मिलेंगे। अभी हमने देखा कि ये जो जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन है, इसको MS रंधावा ने बनाया था। कब बनाया था, 1967 में बनाया था, ठीक है। फिर आता है अपने पास कि यह एशिया का सबसे खूबसूरत गार्डन माना जाता है। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। चलो, चंडीगढ़ को किसने डिज़ाइन किया था भाई, ली कर्बूजियर ने डिज़ाइन किया था। लेकिन दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया था, तो यहाँ भी इसका आंसर दे रखा है एडविन लुटियंस ने, ठीक है। जो लुटियंस होता है ना, उसने जो है क्या किया था, इसको डिज़ाइन किया था दिल्ली को। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसमें बताएंगे यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, बिल्कुल सही है। फिर आता है कि संदर्भ में कौन सा सही है, यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है और यह एक संघ क्षेत्र भी है, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी भी है। तीसरी, ये दोनों ही सही है। तीसरी क्या है, यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एवं संघ। अच्छा, तो अपना आएगा C, क्योंकि ये क्या है, दोनों है, यूनियन टेरिटरी भी है और कैपिटल भी है 2 स्टेट्स की। तो ये अपना 2 स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या आएगा, C ऑप्शन आएगा अपना। इसका आंसर क्या आएगा, C ऑप्शन आएगा, यानी कि यह क्या है, 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न आता है अपने पास कि प्रसिद्ध वास्तुकार ली कर्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। तो हम बताएंगे कि जो जो कर्बूजियर है, इसने क्या बनाया था, तो हम बताएंगे कि इसने कुछ ऐसे हाथ से रिलेटेड कुछ बनाया था। तो खुला हस्त स्मारक, ठीक है, ओपन हैंड करके कुछ होता है ना, मॉन्यूमेंट, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जो है उसने बनाया था। किसने बनाया था, ली कर्बूजियर ने बनाया था। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, ठीक है, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में खुला हस्त स्मारक कह देते हैं। यह एक क्या है, प्रतीकात्मक संरचना है जिसके वास्तुकार कौन है, ली कर्बूजियर है, ठीक है, जो कि भारत के केंद्र प्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया गया है। यह संरचना चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राजधानी की राजधानी कब बन गया था, तो ये बन गया था भाई 1966 के अंदर, जब 1 नवंबर को डिवीज़न हुआ था हरियाणा और पंजाब का। अगला क्वेश्चन आता है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कर्बूजियर किस देश का था। भाई हम कब से पढ़ रहे हैं, ली कर्बूजियर, ली कर्बूजियर, ली कर्बूजियर। हाँ, ओपन हैंड मूवमेंट इसने बना दिया, चंडीगढ़ को डिज़ाइन इसने कर दिया, पर यह है किस देश का, तो हमें बताना चाहिए यह क्या का है, फ्रांस का है, ठीक है, कहाँ का है, ये फ्रांस का है। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कर्बूजियर फ्रांस का निवासी था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली कर्बूजियर से चंडीगढ़ संरचना की योजना बनवाई थी, क्योंकि यह उनके सपनों का शहर था। देखिए भाई, एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट कि किसके कहने पर ली कर्बूजियर ने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया, तो हम बताएंगे नेहरू के कहने पर, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि नेहरू के अनुसार चंडीगढ़ क्या है, यह सपनों की एक नगरी है। यह भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन यानी कि अर्बन प्लानिंग वगैरह रिलेटेड से ये अपना पूरा काम करते थे। चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी मंदिर से लिया गया है। चंडीगढ़ का नाम किससे लिया गया है, चांडी मंदिर से लिया गया है। अगला आता है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की जो नींव है उसमें मतलब किसने रखी थी, तो चंडीगढ़ के अंदर हमने पढ़ा एक रोज़ गार्डन, अब हम पढ़ रहे हैं एक रॉक गार्डन, ठीक है। रॉक गार्डन जो है वो देखिए किसने बनाया था, तो हम बताएंगे नेकचंद ने बनाया था। और जो रोज़ गार्डन है वो हमने पढ़ा MS रंधावा ने बनाया था 1967 में। और ये रॉक गार्डन जो है ये बना था 1957 में, यानी कि इसमें से 10 माइनस कर दोगे ना तो तुम्हारा रॉक गार्डन का टाइम आ जाएगा 1957। तो देखिए हरियाणा जो है उसकी राजधानी चंडीगढ़ में सूखना झील के पास। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि जो रॉक गार्डन है वो किस झील के किनारे स्थित है, तो हम बताएंगे सूखना झील, ठीक है, सूखना झील के पास स्थित है रॉक गार्डन, जिसकी शुरुआत जो है 1957 में एक सरकारी अधिकारी ने की थी जिसका नाम है नेकचंद सैनी। इसका उद्घाटन जो है देखिए इसकी शुरुआत जो है ना वो 1957 में हुई थी, ठीक है, लेकिन ये जो बना था ना एग्जैक्टली बन के एकदम रेडी वेडी हो गया था 1976 में, ठीक है। तो अगर शुरुआत पूछे तो हम बताएंगे 1957 और अगर अंत पूछे तो हम बताएंगे 1976 में, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा कर देना, रोज़ गार्डन का उल्टा कर देखो, रोज़ गार्डन का बना 1967 में, तुम अगर इसको उल्टा कर दोगे यानी कि 1976 में, तो अब बन के तैयार हो गया तुम्हारा क्या,
नेकचंद सैनी का रॉक गार्डन। फिर आता है अपने पास नेकचंद द्वारा खाली समय में कचरों और पत्थरों इन सबको है ना ऐसे मतलब जोड़ जाड़ के एक पार्क सा बना दिया गया था, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है, हमने पढ़ा चांडी मंदिर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, चांडी मंदिर से लिया गया है। जो चंडीगढ़ है डैश द्वारा शासित है, तो हम बताएंगे कि भाई केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर यहाँ पर कंट्रोल करते, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र प्रशासित जगह है यह एक। चलिए, चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ वर्ष जो है 1952 से 1966 तक 96 तक पंजाब राज्य की राजधानी था, लेकिन फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य का सृजन होने के कारण चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तथा साथ ही साथ वह दोनों राज्यों की क्या हो गई, कंबाइंड कैपिटल बन गई। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है, तो हम बताएंगे चंडीगढ़ जो है वह हरियाणा और पंजाब की क्या है, कैपिटल है। बाकी सब वही देखिए सेम इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको रिपीट नहीं करते। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम जो है वह तो व्युत्पन्न किया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है ना चंडीगढ़ के नाम का ओरिजिन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे वह चांडी मंदिर से लिया गया है। सो चंडीगढ़ के नाम का अर्थ क्या होता है, चांदी का किला। ठीक है, गढ़ का मतलब क्या होता है, फोर्ट। गढ़ का मतलब क्या होता है, फोर्ट। सो चांदी का किला यानी कि चांदी मंदिर का जो फोर्ट है वो, यह किला हिंदू देवी दुर्गा के रूप चंडिका या चंडी मंदिर का कारण पड़ा। यह मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। सो जो चंडी मंदिर है ये क्या है, हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वस्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। तो ये जो चंडीगढ़ है ना ये क्या है, फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ क्या है, भारत है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित कौन सा संघ शासित यूनियन टेरिटरी प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है, तो हम बताएंगे चंडीगढ़ जो है वह हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, यह इसकी कैपिटल भी है। ले कर्ब्यूजर ने इसको डिज़ाइन किया, और ले कर्ब्यूजर का जो संबंध है वह किस कंट्री से है, तो हम बता देंगे फ्रांस से है। किससे है, फ्रांस से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर हमने कर लिया, जिसके अंदर 277 क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की ओर, हरियाणा का इतिहास। ठीक है, अगर किसी ने पूरी सीरीज़ फॉलो करी होगी तो उसका एक चैप्टर इस बुक के हिसाब से हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, तो हम बताएंगे शेख मोहम्मद तुर्क को क्या कहा जाता है, हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। हरियाणा के जो पहले सूफी कवि हैं उनका नाम क्या है, शेख मोहम्मद तुर्क। तो याद रखिएगा, शेख पीते थे, मोहम्मद, ठीक है, तुर्क। ठीक है, तुर्क। फिर आते हैं, इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली। इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, अगर शेख मोहम्मद तुर्क आपको ऑप्शन में ना नज़र आए तो आप ये ऑप्शन भी ज़रूर याद रख लीजिएगा, शाह तुर्कमान। ठीक है, तो शाह तुर्कमान कौन है, पहले सूफी कवि माने जाते हैं हरियाणा के। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है, तो हम बताएंगे महाभारत में जो है हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज यानी कि बहुधान्य, बहुत बहुत यहाँ पर धान है, आपको बहुत खाने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको विशाल धन मिलेगा, और विशाल मतलब धान्य मिलेगा, अनाज मिलेगा। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, वही सेम प्रश्न है। देखिए, बहुधान्यक। ठीक है, बहुत धान हो जहाँ पर, बहुधान्यक। महाभारत के दिनों में हरियाणा को डैश नाम से जाना जाता था, तो हम बताएंगे बहुधान्य नाम से जाना जाता था। महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो हम बताएंगे बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। कितनी बार यह प्रश्न आया, देखिए एक और बार फिर से आ गया यह कि महाभारत में हरियाणा के रूप में दर्शाया गया है, तो हम बताएंगे ए यानी कि बहुधान्यक कहा गया है महाभारत में हरियाणा को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है। एक और बार यह प्रश्न आ गया अपने पास, बहुधान्यक। ठीक है, अगला चलते हैं हम, डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था, तो हम बताएंगे किस आधार पर, क्या धर्म के आधार पर, आबादी के आधार पर, भूगोल के आधार पर, नहीं, इन दिनों में से किसी में नहीं है। तो भाषा के आधार पर किया गया था, जो पंजाबी स्पीकिंग से उनको अलग कर दिया गया, पहाड़ी स्पीकिंग लैंग्वेज उनको अलग कर दिया गया, जो हिंदी बोल रहे थे उनको अलग कर दिया गया। भाषा के आधार पर पंजाब के पूर्वी भाग को काटकर जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। चंडीगढ़ शहर को दोनों के राज्य की जो है मध्य बिठा दिया गया था, उसको यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया था, साथ ही साथ उसको दोनों ही स्टेट की कैपिटल भी घोषित कर दिया गया था। हरियाणा राज्य का गठन जो है वह किस समिति के आधार पर हुआ था, हुकुम सिंह कमेटी, जिसने कि शाह कमीशन को नियुक्त किया, जो कि क्या किया, जिसने कि बाउंड्री डिसाइड की कि भाई ये इलाका जो है पंजाब में आएगा और ये इलाका हरियाणा में आएगा। तो ये किसने डिसाइड किया, शाह कमीशन ने डिसाइड किया।
हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। तो हम बताएंगे कि जो हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं। हरियाणा जो है एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावत कहा जाता था, आर्यव्रत कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मोपदेश भी कहा जाता था। इसके अलावा हमने पढ़ा महाभारत में इसको बहुधान्यक भी कहा जाता था। हरियाणा को बहुधान्यक, हरियंका, ये सब भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए एग्जैक्ट दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज बता रखे हैं कि कहाँ किस में क्या कहा जाता था। तो आप देख सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द का जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया है। झामन शासक पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के मध्य तराइन युद्ध में जो हुआ वह हरियाणा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हम वैसे तो ऋग्वेद यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जो गिरीश चंद्र अवस्थी है ना, एक व्यक्ति थे गिरीश चंद्र अवस्थी, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति है ना वह कहीं ना कहीं ऋग्वेद से आई है। तो वह कहीं ना कहीं किससे आई है? ऋग्वेद से आई है। वैसे तो हमें ना हर एक जगह पे ब्रह्मपुत्र जो है वो उससे भी है रिलेटेड है नाम। चाहमान, जो बैटल ऑफ चाहमान जो हुआ था ना, शासक पृथ्वीराज चौहान, जो चाहमान डायनेस्टी है, वहाँ से भी कहीं ना कहीं जिक्र है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है कि क्या आंसर इसका हो सकता है, लेकिन वैसे ओवरऑल हमें शायद ऋग्वेद करना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए स्टार वगैरह भी मार्क्ड है। तो आप अपना प्लीज़ इसमें कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइएगा कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए। तो ये है आपका कमेंट, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए कि हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। चाहमान जो ये अथर्ववेद है उसमें, या ब्रह्मपुत्र, या ऋग्वेद में, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर ऋग्वेद जो है आना चाहिए, बट स्टिल देखते हैं कौन क्या कमेंट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। तो हम बताएंगे सांची स्तूप, देखिए अशोक स्तंभ, चनेती स्तूप, थानेश्वर स्तूप, ये सभी में क्या है पाए गए हैं हरियाणा के साक्ष्य। लेकिन सांची स्तूप का देखिए कितना दूर हो जाता है, ज्योग्राफिकली भी कितना दूर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स पाना मुश्किल है। तो अशोक स्तंभ, चनेती स्तंभ, थानेश्वर स्तूप, ये सभी क्या है हरियाणा के आसपास लोकेटेड हैं। तो हरियाणा के जो इतिहास के साक्ष्य हैं वह हमें सांची स्तूप पर नहीं पाए जाते हैं। हरियाणा के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जुत्सी, वो किससे संबंध रखती हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न आया है कि जो गीता जुत्सी हैं, यह एक पूर्व भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है जिन्होंने 800 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एशियाई खेलों की बात करें हम तो नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगिताओं की और मतलब शपथ वगैरह ली। तो गीता जो है जुत्सी जो हैं उनको उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या जानना है कि ये जो है एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं गीता जुत्सी, जो कि हरियाणा में ही रहती हैं, हरियाणा से क्या है रिलेटेड है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? थानेश्वर है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर था। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी बना। तो थानेश्वर जो है वो पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, किस डायनेस्टी का किससे रिलेटेड था ये? तो हम बताएंगे पुष्यभूति डायनेस्टी से रिलेटेड था कुरुक्षेत्र की थानेश्वर जगह, ठीक है, थानेश्वर जगह। अगले आते सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी। तो हम बताएंगे स्वर्णप्रस्थ के रूप में की गई थी। सोनीपत की स्थापना जो है वनप्रस्थ के रूप में हुई थी। सोनीपत नाम सोनीपत शब्द से लिया गया है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ क्या होता है? सोने की स्थान, सोने का स्थान, ठीक है। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था सरिस्का के नाम से, सरिस्का के नाम से। तो महाभारत युग में सिरसा को सरिस्का के नाम से जाना जाता था। सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है। महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी और दिव्यावदन में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे 2 लेख हैं महाभारत के अलावा जिनमें सिरसा, सरिस्का, इन सब जगहों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हम बताएंगे अष्टाध्यायी और दिव्यावदन। हरियाणा का जो इतिहास है वह किसने लिखा है? तो हम बताएंगे हरियाणा का जो इतिहास है वह पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा है। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ वह एक साहित्यकार थे, इतिहासकार भी थे। हरियाणा सरकार ने जो है उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम बताएंगे कि भाई 1976 में। क्या बता सकते हो कि 1976 में श्री राम को पुरस्कार भी मिला था, लेकिन साथ में एक और चीज़ हुई थी 1976 में। तो हमने पढ़ा था कि भाई 1976 में रॉक गार्डन जो है अपना नेकचंद का बनके तैयार हो गया था। वो हमने कैसे सीखा था? जब हमने 1967 को ना अपोजिट कर दिया था। अभी 1967 में क्या हुआ था? तो इसमें रोज़ गार्डन जो है ना वो बन के तैयार हो गया था। रोज़ गार्डन किसका था?
MS रंधावा का, जो हमने पढ़ा था, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सैरिष्का, जिसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए कि महाभारत में भी मिलता है, दिव्यावदन में भी मिलता है, अष्टाध्याय में भी मिलता है। यही सेम चीज़ हम ऊपर लाइन में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, अष्टाध्याय में भी इसका जिक्र है, महाभारत में भी सिरसा का सरिष्का के रूप में जिक्र है, दिव्यावदन में भी क्या है, इसका जिक्र किया गया है। तो ये अपना पूरी 3 चीज़ें आ गई हैं। ये आता है कि जो सिरसा जिला है उसका जो प्राचीन नाम है वह सैरिष्का है, जिसका उल्लेख महाभारत, अष्टाध्यायी, दिव्यावदन इन तीनों में किया गया है। जो महाभारत में सैरिष्का है को पश्चिमी क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिया जाने वाला वर्णन किया गया है। तो मोस्टली मतलब ये याद रखिएगा कि 3 जो जगहें हैं उनमें जो है इसका जिक्र किया गया है। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया था वह आज क्या कहलाता है, तो हम बताएंगे कि वह आज जितसर कहलाता है। तो महाभारत का युद्ध जो है वह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था, हम सबको पता है। जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने ज्योतिसर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। तो कहाँ वो कौन सी जगह है, ज्योतिसर, और ज्योतिसर से ही क्या आ जाता है, जीतसर, इसका दूसरा नाम हो गया बेसिकली। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कुरुक्षेत्र है वह क्या है, 48 कोस में विस्तृत है, और यह एक ऐसी भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद और सामवेद वगैरह किया गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या जाना कि जो कुरुक्षेत्र है ना वो कितने में फैला हुआ है, 48 कोस में फैला हुआ है। कितने में, 48 कोस में। तो हम लिख देते हैं 48 कोस में जो है कुरुक्षेत्र फैला हुआ है। ये एक ऐसी भूमि है जहाँ ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनि ने मनुस्मृति लिखी है और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद वगैरह लिखा गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया। तो हम बताएंगे कि जो कुरुक्षेत्र में जो भी युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था, संजय ने सुनाया था। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, संजय है, उसने सुना दिया सारी की सारी कहानी महाभारत की। कुरुक्षेत्र का पूरा वर्णन किसको कर दिया भाई, धृतराष्ट्र को कर दिया। ठीक है, अगले हम चलते हैं कि जो वायु पुराण है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, तो हम बताएंगे कैथल। ठीक है, कैथल। सो मिथक के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के अंदर जो राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना करी थी। तो ऐसा क्या माना जाता है, देखिए माना जाता है, कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी किस राजा के ने जो है कैथल की स्थापना करी थी। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई किस राजा ने करी थी कैथल की स्थापना, तो हम बताएंगे युधिष्ठिर ने करी थी। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, कैथल में हुआ था। महान अंजनी का टीला भी कहाँ पर स्थित है, कैथल में स्थित है। तो ये पूरा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में हमारे देखिए 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो देखिए क्या है कि हनुमान जो है उनका जन्म उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। ठीक है, देखो स्थल और स्थान मिक्स हो गए। ठीक है, तो स्थान बेसिकली कहाँ पर है, तो हनुमान जी का स्थान कहाँ पे है, कैथल के अंदर है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न हमारे पास बनता है कि जो वायु पुराण है उसके अनुसार जो भगवान हनुमान का जन्म स्थल कैथल है उसकी जो रचना है वह किस राजा ने करी। तो हम बताएंगे कि उसका जो निर्माण है वह किसने किया, स्थापना किसने करी, तो हम बताएंगे राजा युधिष्ठिर ने करी। फिर तीसरा प्रश्न आता है अपने पास यहाँ पर कि एक जगह है जिसका नाम है अंजनी का टीला, वह किस जिले में स्थित है, क्या वह हिसार में है, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, कैथल में। तो हम बताएंगे कि भाई अंजनी का टीला कहाँ पर स्थित है, कैथल में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो हम बताएंगे कि स्कंद पुराण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिए स्कंद पुराण। जो कुरुक्षेत्र का वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है, जो हम सुनते भी हैं धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इस तरीके से। जो कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है जहाँ पर आपको वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक हम कहेंगे कि एक रिलीजियस प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र जो है वह किस ग्रंथ में कहा गया है, तो हम बताएंगे स्कंद पुराण में जो है इसको हरिक्षेत्र कहा गया है। इसको क्वेश्चन को बदल के ऐसा आ सकता है कि स्कंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, तो हम बताएंगे हरिक्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, हरिक्षेत्र कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हरियाणा का जो प्राचीन महाकाव्य है वह कौन सा है, तो हम बताएंगे भगवद गीता। भगवद गीता जिसे प्रायः गीता के रूप में भी संबोधित किया जाता है, यह हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। यह लगभग कितने श्लोक हैं इसके अंदर, 700 श्लोक हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये महाकाव्य महाभारत का क्या एक प्रकार का हिस्सा है। फिर हम लोग बताएंगे यहाँ पर ये इसकी मूल भाषा संस्कृत वगैरह, हिंदू धर्म में ये इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और इसकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने करी है। सो महाभारत की जो रचना है किसने करी है, महर्षि वेद व्यास ने करी है। फिर आता है महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था, तो हम बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, जिसको स्कंद पुराण के अंदर हरि क्षेत्र कहा गया है। और
भगवत गीता के अंदर धर्म क्षेत्र कहा गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस तरीके से। सो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के जो है नॉर्थ में स्थित है, ठीक है, जो अम्बाला, यमुनानगर और करनाल, कैथल वगैरह में एक क्या से घिरा हुआ है, सराउंडिंग है, और ये 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या होता है? अनाजों की भूमि की अत्यधिक समृद्ध भूमि। देखिए महाभारत में हरियाणा को ना बहुधन कहा गया। एक है बहुधान्य जिसके अंदर अनाजों की भूमि, और एक है बहुधन। तो जब भी बहुधन आएगा ना तो हम बताएंगे कि बहुत समृद्धि है यहाँ पर, बहुत पैसा है, बहुत धन है यहाँ पर, अपार धन है यहाँ पर, अत्यधिक समृद्धि वाली भूमि है। तो अपना यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। सो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य यानी कि भरपूर अनाज, और बहुधन, बहुधन यानी कि बहुत ही पैसा है यहाँ पर, बहुत समृद्धि वाला ये जगह है। डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। तो किसके अनुसार हरियाणा शब्द जो है वह आर्यन से आया है? तो ये भी देखिए याद रखिएगा, डॉक्टर HR गुप्ता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार आर्यन से जो है, मतलब आर्यन से हरियाणा शब्द आया है। सो डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। डॉक्टर गुप्ता जो है वह के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास के, अभी है कौन HR गुप्ता? तो ये क्या है, इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं। ये इसकी टाइमलाइन है, आपको याद करने तो कर लीजिएगा। मेन हमें इतना भी पता हो तो भी चलेगा कि पंजाब विश्वविद्यालय के ये क्या है, प्रोफेसर रह चुके हैं हिस्ट्री के। और उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा शब्द जो है वह आर्यन शब्द से आया है, ठीक है। किसने कहा? HR गुप्ता ने कहा। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो हम बताएंगे भाई ब्रह्मावत कहा जाता था। हरियाणा के जो प्राचीन समय में ब्रह्माव्रत है, आर्यव्रत है, ब्रह्मोपदेश है, इस प्रकार के नाम थे। इसके अलावा बहुधान्य, बहुधन, ये सभी क्या थे? हरियाणा के नाम थे। इसकी समृद्धि, उसकी जो धन धान्य वाली जो मिट्टी है उससे संबोधित करते हुए वहाँ पर डैश भाषा में लिखी गई है। तो हमें पता होना चाहिए संस्कृत भाषा में लिखी गई है महाभारत, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके जो रचयिता है वह वेद व्यास हैं, ठीक है। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती तथा पिता का नाम महर्षि पराशर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल हैं, ठीक है। सो वेद जो है, वेद व्यास जो हैं वह 7 अमर ऋषियों में शामिल हैं। तो वेद व्यास जो है वह क्या है, 7 अमर ऋषियों में शामिल है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बायोग्राफी दे रखी है वेद व्यास जी के बारे में कि उनके जो माता का नाम है वो क्या है, सत्यवती है, उनके पिता का नाम क्या है, पराशर है, और इनको जो है 7 मेन जो अमर ऋषि हैं उनमें लिस्ट में गिना जाता है। और इन्होंने संस्कृत में लिखी है पूरी महाभारत, ठीक है। और महाभारत का ये पार्ट है भगवत गीता, ठीक है, वही गीता जिसका जो संजय ने क्या क्या जो बताया था उसको, है ना, मतलब जो भी संजय वगैरह हमने पढ़ा था, वर्णन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो हम बताएंगे कि अभी लेटेस्ट देखिए पंचकुला जो है ना, ये भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में एक नियोजित शहर है। तो पंचकुला क्या एक जिला है, उसके अंदर एक पंचकुला नगर है। भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चांडी मंदिर छावनी जो मुख्यालय जो है इसका, वह भी पंचकुला शहर में स्थित है। पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ के 2 उपग्रह शहरों में से एक है इन तीनों को। सो बेसिकली एक हम बोलते हैं ना ट्राई सिटी होती है एक, है ना। तो बेसिकली जो एक कंसेप्ट होता है ट्राई सिटी का, तो जिसके अंदर चंडीगढ़ आता है, पंचकुला आता है और मोहाली आता है। तो ये तीनों क्या है, ट्राई सिटी के पार्ट है। तो ये हम इन्हें नहीं कहेंगे ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक प्लेस है, ये लेटेस्ट बने हुए एकदम एडवांस मॉडर्न, ठीक है। वहीं हमारे पास अगला आता है रोहतक, एक प्राचीन शहर है। यह एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में पांडव युद्ध नकुल के अभियान के संदर्भ में किया गया है। सोनीपत भी क्या है, एक जो आज शिक्षा नगरी के रूप में फेमस है, वो पहले क्या है, महाभारत काल से जो है ये फेमस चली आ रही है, बहुत पुरानी है, इसका भी प्राचीन का अपना इतिहास है, ठीक है। अग्रोहा का भी अपना एक प्राचीन इतिहास है, लेकिन पंचकुला का एज सच अपना कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। इस वजह से हम इसको हिस्टोरिकल सिटी या प्राचीन नगर की लिस्ट में काउंट नहीं करते हैं। अगर हमसे अलग से पूछा जाए कि ये क्या पार्ट, किसका पार्ट है, तो हम बता देंगे ये ट्राई सिटी का पार्ट है, जिसमें चंडीगढ़, मोहाली और कौन आता है, स्वयं पंचकुला आता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो हम बताएंगे भाई कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी, वेद व्यास ने करी थी, ठीक है। और वेद व्यास के माता पिता का नाम अभी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा ये 7 ऋषि जो अमर ऋषि है उनकी लिस्ट में से एक आते हैं। अगला टॉपिक आता है अपने पास कुछ सिक्के, मुद्राएं, मूर्ति, ये सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो शीशा पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए जो ये शेषया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वह सोनीपत के फजलपुर नगर से प्राप्त हुई है। 2 बार ये अलग अलग पेपर में प्रश्न आ चुका है। तो इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वह रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सिविन नामक स्थान से प्राप्त हुई है।
सो बेसिकली ये देखिए, ये कुछ ऐसी लिस्ट है जो कि हमें याद करनी पड़ेगी कि किसकी मूर्ति कहाँ पर किस जगह पर मिली थी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो टॉपिक है हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये हम कल की वीडियो में करेंगे, तो आप इन्हीं प्रश्नों को क्या है याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।